तो मित्रों, स्वागत है नई क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 16, अनुच्छेद 16, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं। और आर्टिकल 15 तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके, पिछली क्लास में पढ़ चुके। अभी आर्टिकल नंबर 16 जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो आर्टिकल 16 जो है उसका नाम है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी आर्टिकल 16 जो भारत के लोगों को अधिकार देता है वो ये देता है कि भारत के हर व्यक्ति को इक्वलिटी दी जाएगी, यानी समानता दी जाएगी। किसमें? अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। देखो, एक एक चीज समझेंगे भैया, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। दिमाग में जब तक चीजें नहीं बैठेगी, अवसर की समानता दी जाएगी किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरी में। ठीक है, सरकारी नौकरी में। यानी भैया अवसर की समानता दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि भारत के हर नागरिक को, सिटीजन को ये मौका मिलेगा कि वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकता है, उसकी एग्जाम में बैठ सकता है, और अगर खुद में दम हो तो पास होकर वो नौकरी प्राप्त भी कर सकता है। किसी को भी किसी आधार पे रोका नहीं जाएगा सरकारी नौकरी की एग्जाम में शामिल होने के लिए। यानी अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी, इक्वली दी जाएगी। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्थान से आता हो, कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, उस सब आदमियों को इक्वलिटी दी जाएगी। सभी समान होंगे सरकारी नौकरियों के लिए। ये बात बोलता है कौन? आर्टिकल नंबर 16। और चलो अब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। Article 16 provides for equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment to any office under state। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये बात ध्यान रखना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हम तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भैया कि तुम जाके शामिल हो जाओ। अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था? एक होता था कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज, है ना। कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज जो होती थी अंग्रेजों के टाइम पे, उसमें सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग ही शामिल हो सकते थे। यानी गोरे लोग ही उसकी एग्जाम दे सकते थे, गोरे लोग ही उस सर्विस में लग सकते थे। भारत वालों को, भाई भारत वालों को अधिकार ही नहीं था कि वो उस सर्विस में एग्जाम भी दे सके या जाके बोल भी सके कि हमको दे दो। नहीं, भारत वालों के लिए सिंप्लीफाइड रूप से मना किया हुआ था अंग्रेजों ने कि नहीं, भारत वालों को नहीं देंगे। तो ये एक भेदभाव था। लेकिन आर्टिकल 16 यही तो बोलता है कि भारत सरकार की अगर कोई नौकरी है तो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आप में दम है, आप पढ़ सकते हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, करो। एग्जाम में बैठने से किसी को भी नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16 ये बात बोलता है। हम जो ये सब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत बुक से। ये बुक आपको आप लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो या किसी बुक स्टोर से खरीद सकते हो। और साथ में वो बुक खोल के रखना जब भी हम पढ़ें, क्योंकि लाइन बाय लाइन में चल रहा हूँ, तो वो बुक खोल के रखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आनंद से पॉलिटी सीख जाओगे। नो citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment of office under the state on grounds of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth and residence। तो ये बोल रहा है कि भैया हम किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को अयोग्य नहीं करार देंगे। यानी किसी भी नागरिक को ये नहीं बोलेंगे कि तू भाई तू एग्जाम नहीं दे सकता, नहीं, तेरे को नहीं बैठने देंगे भैया, तू यार तेरे बस की बात नहीं है, ना 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 ना, ये एग्जाम जो है वो तेरे लिए नहीं है, ये और कोई लोगों के लिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि कोई भी अगर एग्जाम होगी सरकारी नौकरी की तो वो सबके लिए होगी। और कौन से ऐसे ग्राउंड दिए हुए हैं जिन पे हम भारत के किसी भी नागरिक से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओनली ऑफ, यानी ये कुछ आगे आधार दिए हुए हैं, इन आधारों पर हम किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करेंगे। तो कौन कौन से आधार दिए हुए? रिलीजन, धर्म के आधार पे, रेस, रेस मैंने बताया कल हम देखे थे आर्टिकल 15 में, कास्ट, जाति के आधार पे, सेक्स, लिंग के आधार पे, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है कि मान लो कोई एक परिवार है तो नहीं होता पीढ़ी दर पीढ़ी, हम बोलते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जैसे कोई हमारे दादा परदादा, उसके भी दादा, उसके भी दादा वो थे, तो ये दादा थे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अरे रुको भाई, ये थे दादा, ये थे दादा, और ये उस दादा के दादा, ये उस दादा के भी दादा, ये उसके दादा के दादा। तो भाई ये इसके डिसेंडेंट है, ये इसके डिसेंडेंट है, ये इसके डिसेंडेंट है, हमारे पिताजी हमारे दादा के डिसेंडेंट है और हम अपने पिताजी के डिसेंडेंट है। तो ऐसे नीचे वाली पीढ़ी को डिसेंडेंट बोलते हैं। तो किसी को इस आधार पे मना नहीं किया जाएगा कि तू भाई तू इस परिवार से, इस खानदान से ताल्लुकात रखता है, तो उस आधार पे भी हम मना नहीं करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पे कौन जन्मा, भारत में चाहे किसी भी जगह पे कोई भी जन्मा होगा, उसको सरकारी नौकरी से मना नहीं किया जाएगा कि भाई तू उस जगह जन्मा इसलिए तुझको ये नौकरी नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, मैं, हाँ ये देखो ये हमारा खुल गया, राजस्थान में मैं रहता हूँ, राजस्थान,
और राजस्थान में एक एग्जाम होती है, आरपीएससी लेती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है आरएएस की एग्जाम, है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब आरएएस एग्जाम राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यानी कि राजस्थान के अधिकारी इससे नियुक्त होंगे जो राजस्थान में काम करेंगे। तो राजस्थान की सरकार ये नहीं बोल सकती कि कोई तमिलनाडु का है प्राणी, तमिलनाडु का आदमी है, वो आके ये एग्जाम देना चाहता है, उसको ये नहीं बोल सकती नहीं भाई तू तो तमिलनाडु का, ये एग्जाम तो सिर्फ राजस्थान के लोग दे सकते हैं, तू तमिलनाडु से, तेरे को नहीं देने देंगे। ऐसा नहीं बोल सकती। ऐसा क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि आर्टिकल 16 ने स्पष्ट रूप से मना किया हुआ है किसी के प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंस, यानी कि कहां पे कोई जन्मा, कहां पे कोई रहता है, उसके आधार पे भी उसको किसी सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी से दूर नहीं किया जा सकता। सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, किसी का भी डिसेंडेंट हो या कहीं पे भी जन्मा हो या फिर कहीं पे भी रहता हो। इन आधारों पे कोई भी स्टेट नौकरी के लिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी को भी मना नहीं करेगी, भारत के किसी भी नागरिक को। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार नागरिकों को मिलता है, विदेशी लोगों को नहीं मिलता है, एलियंस को नहीं मिलता है। तो ये ओनली लिखा हुआ, इसका मतलब कि सिर्फ ये ही भाई, ये ही कुछ ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट, है ना। तो भाई देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही ग्राउंड है जिनके आधार पे सरकार भेदभाव नहीं करेगी। इनके अलावा किसी ग्राउंड पे सरकार भेदभाव करना चाहे किसी के साथ तो कर सकती है। हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था, आर्टिकल 15 पढ़ा था, तो उसमें रिलीजन था, रेस था, कास्ट था, सेक्स था, प्लेस ऑफ बर्थ था। आर्टिकल 15 में सिर्फ इतने ग्राउंड दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 जो है, उसमें 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड और दिए हुए हैं, रेजिडेंस और डिसेंट, है ना, ये ध्यान रखना। तो इनके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये देखते भी हो, मतलब आजकल किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें कोई भी जाके फॉर्म भर सकता है। हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि चलो हम तो ये सोचते हैं ये हमारा अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हमें हमेशा से नहीं था। ये अधिकार हमें आर्टिकल 16 ने दिया कि आज हम जाके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। पास नहीं होते वो बात अलग है, पेपर लीक हो जाते वो भी बात अलग है लेकिन भर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है, वो आर्टिकल 16 ने हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, वो हमेशा मिलती रहेगी क्योंकि ये मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का इंडिया के। तो क्या लिखा हुआ, देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, हर एक अधिकार के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। आर्टिकल 16 के भी 4 एक्सेप्शन दिए हुए। क्या दिए हुए? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई रेजिडेंस, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि रेजिडेंस के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ रहते हो, उसके आधार पर आपको कहीं पे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहे कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट की नौकरी में रेजिडेंस को स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई अगर आपको फलानी जगह पे नौकरी चाहिए तो आप फलानी जगह के निवासी होने चाहिए, तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। देखो, 2 चीज होती है, ये बात ध्यान रखना। एक तो होती है पार्लियामेंट, ये होती है सेंटर में, और स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग होती है, वो बहुत सारी होती है ना, अपने बहुत सारी स्टेट है भारत में, स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई प्रेसिडेंस को क्राइटेरिया अगर बनाया जाता है कभी, यानी कि कोई कहाँ पे रहता है उसके आधार पे उसको कहीं पे नौकरी मिलेगी, तो ये क्राइटेरिया कौन बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, ना ना ना। जैसे आरएएस की मैंने बात की थी कि राजस्थान सरकार आरएएस की एग्जाम लेती है, तो राजस्थान सरकार नहीं बोल सकती है कि कोई राजस्थान में रहेगा उसी को आरएएस का फॉर्म भरने दिया जाएगा, अदरवाइज और किसी को नहीं दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ये नहीं बोल सकती है। राजस्थान सरकार अगर बोलेगी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और आर्टिकल 16 का उल्लंघन होगा, जिसको कोर्ट में जाके कोई भी इस प्रोविजन को हटवा सकता है और कोर्ट हटा देगा, बोले क्या बकवास है, ये नहीं चलेगा तुम्हारा। लेकिन अगर पार्लियामेंट रूल बनाती है कि भाई आरएएस की एग्जाम वही भरेगा, वही फॉर्म भर सकता है जो राजस्थान का निवासी हो, तो फिर भाई ये लागू होगा, ये सही होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 16 में खुद ये जो है एक्सेप्शन दी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही रेजिडेंस को क्राइटेरिया बना सकती है किसी भी नौकरी के लिए, सिर्फ पार्लियामेंट। ध्यान देना इस पर, सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। कहीं पे अगर ऑप्शन में लिखा हो जाए कि स्टेट लेजिस्लेचर भी ऐसा कानून बना सकती है कि रेजिडेंस को स्पेसिफाई कर सकती है किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भाई वो गलत हो जाएगा, गलत। ये छोटे छोटे शब्द ना तुम्हारे पॉलिटी के आंसर गलत करा देंगे, तो ध्यान दियो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा,
As the Public Employment Requirement as the to Residence Act 1957 expired in 1974, there is no such provision for any state except आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो दे दे के ये बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट है उसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा किसी भी और स्टेट के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया हुआ है। तो यानी कि किसी भी स्टेट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वहाँ की एग्जाम में केवल वहीं के रेजिडेंट को बैठने दिया जाए। कहीं का भी, ऑल इंडिया कहीं का भी कोई भी आदमी जाके कहीं पे भी एग्जाम दे सकता है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आर्टिकल 16 उसको ये पावर देता है। अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं, दूसरा अपवाद देखते हैं। द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। तो मैंने बताया था ऊपर, तो ये बोल रहे हैं कि इक्वलिटी दी जाएगी, किसी भी कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में दे दिया कि साहब SC और ST में जो कास्ट आती है उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है ना, उनको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट दिया जा सकता है। और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा। जो हमने आर्टिकल 14 जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जब मैं पढ़ा रहा था आर्टिकल 14 में, तब मैंने बताया था एक गाड़ी के बारे में जिसमें बिठा के पीछे रहे हुए लोगों को आगे ले जाया गया। उस गाड़ी का नाम मैंने बताया था रिजर्वेशन। तो वो आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे आ गया कि भैया आर्टिकल 16 में जहाँ पे सबको समानता है अपॉर्चुनिटी की पब्लिक इंप्लॉयमेंट में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार कास्ट के आधार पर कुछ भेदभाव कर सकती है, और किसके लिए? SC ST कम्युनिटी के लिए। और वो एक्सेप्शन में दिया हुआ, अपवाद में दिया हुआ है। और जो चीज़ अपवाद में दी रहती है उसकी वजह से फिर आर्टिकल 16 का वॉयलेशन नहीं होगा। अगर SC ST को सरकार रिजर्वेशन देती है, कोई जाके बोलता है कोर्ट में कि साहब ये तो आर्टिकल 16 का वॉयलेशन है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि कास्ट के आधार पर किसी को भी कास्ट के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट बोलेगा भैया देखो नीचे एक्सेप्शन भी देख लो, अपवाद भी देख लो, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कानून सरकार बना सकती है, उसको आर्टिकल 16 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा और कोर्ट हमको भगा देगा। अच्छा, C नंबर का एक्सेप्शन यानी कि अपवाद देखते हैं। A law can provide that the incubate of any office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया कोई कानून बना के ऐसी बात बोली जा सकती है। देखो धर्म के आधार पे भी लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखो क्या क्या ग्राउंड दिए हुए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। रेजिडेंस की हमने देख ली कि पार्लियामेंट भाई कई जगह पे स्पेसिफाई कर सकती है कि फलानी जगह का रेजिडेंट ही वो नौकरी ले सकता है, तो वो भी इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कास्ट के बारे में हमने देखा एक्सेप्शन की, कास्ट के बारे में कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकार अलग से रिजर्वेशन दे सकती है, वो भी इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब हम रिलीजन के बारे में देख रहे हैं, है ना। रिलीजन के बारे में एक्सेप्शन दिया हुआ है एक, और वो क्या दिया हुआ है कि भाई अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा ऑफिस है, कोई ऐसी नौकरी है जो किसी रिलीजन से ही जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। जैसे कोई मंदिर है भैया, है ना, मंदिर है, मंदिर में पुजारी नियुक्त करना है। अब ये हिंदू मंदिर है तो हिंदू मंदिर में पुजारी कौन होगा भाई? हिंदू ही होगा ना, मुसलमान तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया डाला जा सकता है। अगर मान लो मंदिर के पुजारी की भर्ती निकलती है तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया जो फार्म भरे वो हिंदू ही होना चाहिए, ठीक है। और इसको आर्टिकल 16 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। वैसे ही जैसे जो फौज होती है, फौज, आर्मी में भी जो है ना, इनकी जब पुजारियों की भर्ती निकलती है ना, आर्मी के पुजारी होते हैं, तो वहाँ पे अगर हिंदुओं का पुजारी की भर्ती निकलेगी तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि भैया जो फॉर्म भरे वो हिंदू होना चाहिए। इसको जाके कोई चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में कि भैया तो आर्टिकल 16 का वॉयलेशन कर रहा है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलीजन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्यों भाई हिंदू क्यों, मुसलमान को क्यों नहीं आप भर्ती कर रहे? तो भाई उसमें बोल सकते हैं कि ये आर्टिकल 16 के अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई रिलीजन से जुड़ी हुई पोस्ट है, कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन से जुड़ी हुई पोस्ट है, रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई पोस्ट है, तो उसके जो कर्मचारी भर्ती की जाएगी उसमें वो बोल सकते हैं कि इस रिलीजन का एक कर्मचारी होना चाहिए, और वो अपवाद में आएगा। समझ गए? हाँ जी। D नंबर का देखते हैं। The state is permitted to make a provision for reservation of up to 10% of appointment or post in favor of any economically weaker section of citizen. This reservation of up to 10% would be in addition to the existing reservation. For this purpose, the economically weaker section would be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicator of economic disadvantage. तो ये EWS के रिजर्वेशन की बात कर रहा है कि भाई EWS को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा और वो भी आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा। ये अपवादों में क्यों डाला गया है स्पेशल? क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे ना, तो अगर बिना डाले ये अपवाद, बिना एक्सेप्शन डाले आर्टिकल 16 में किसी को रिजर्वेशन दे देंगे तो बाकी लोग जो वो कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे साहब ये तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। फिर कोर्ट पढ़ेगा आर्टिकल 16 को, और कोर्ट पूरा पढ़ेगा तो ये ऐसा कोई अपवाद उसको अगर नहीं दिखेगा तो कोर्ट जो है उस
अमेंडमेंट को निरस्त कर देगा और बोलेगा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आर्टिकल 16 के अनुसार ये सही नहीं है। लेकिन अगर ये अपवाद अभी अपवाद डाले भी कैसे हैं, ये जो डालते हैं ना ये एक्सेप्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके डालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसमें फिर लिखा जाता है कि भाई आर्टिकल 16 के डी पॉइंट में ये अपवाद और डाल दो, तो फिर ये अपवाद और डल गया ईडब्ल्यूएस का। तो अब जब कोर्ट देखेगा, जब कोर्ट के सामने केस जाएगा कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया, ये गलत है, इसको चेक करो, तो कोर्ट जाएगा आर्टिकल 16 कोर्ट पड़ेगा, फिर उसमें डी में अपवाद देखा कि हाँ भाई लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस को अगर रिजर्वेशन देंगे तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, इसलिए फिर उसको बोल देगा कि ये सही है, ये गलत नहीं है। और कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को एग्जामिन किया था, उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया था और उसको सही ठहरा दिया है अब, ठीक है, ये बात हुई थी। अच्छा, तो ये एक्सेप्शन हो गए 4। कौन कौन से हैं? पहला तो कि पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट रेजिडेंस को प्रेस्क्राइब कर सकती है कंडीशन किसी भी इंप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। दूसरा, स्टेट जो है, स्टेट का मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वो किसी भी बैकवर्ड क्लास के मेंबर को रिजर्वेशन दे सकती है, वो भी इसका अपवाद माना जाएगा। दूसरा, कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो उसका इंक्यूबमेंट यानी उसमें अगर भर्ती निकलती है तो वो बोल सकते हैं कि हमें हिंदू, अगर वो है तो हिंदू चाहिए। वैसे मदरसे हैं या फिर जो मस्जिद हैं उनमें अगर मस्जिदों में पुजारी चाहिए तो उसको बोलेंगे भाई वो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डी की बात करें तो वो था कि ईडब्ल्यूएस को 10% अगर जो रिजर्वेशन देंगे वो आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा। अच्छा, ये बोला गया। ओ भाई क्या क्या बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। और देखते हैं, चलो देखो, मंडल कमीशन आफ्टर मैथ, मंडल कमीशन आफ्टर मैथ। भाई मंडल कमीशन वाला सिस्टम है ना, इस मंडल और कमीशन वाले सिस्टम को यहाँ से नहीं पढ़ेंगे अपन, तो लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने नोट्स बनाए क्योंकि बहुत ही टिपिकल लगा, तुम यहाँ से पढ़ोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसलिए मैंने इसके नोट्स बनाए, उस नोट्स से अपन पढ़ते हैं। चलो, तो देखो क्या है मंडल कमीशन की कहानी, सबसे पहले बताता हूँ। संविधान जब बना था, पहले मैं कहानी बताता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं। संविधान जब बना था तो एसटी एससी को तो रिजर्वेशन दे दिया गया था, अंबेडकर साहब ने दिला दिया था, लेकिन कुछ एक ऐसी कास्ट और रह गई थी जो कि एससी एसटी में नहीं आती थी, है ना। एससी और एसटी में जो कास्ट नहीं आती थी लेकिन वो बैकवर्ड थी, तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। एससी एसटी को तो मिल गया, कुछ बैकवर्ड क्लासेस थी उनको नहीं मिला, तो उसके लिए फिर एक कमीशन बनाया गया, है ना। कमीशन मैंने पहले भी बताया था, कमीशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, 3-4 आदमियों को बैठाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप देखो, हम जो आपसे दिखवाना चाहते हैं आप उसको देखो। तो कमीशन बनाया गया, कमीशन को बोला गया आप जाके चेक करो कि ऐसी कौन कौन सी और कास्ट है जो बैकवर्ड है लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ। तो उसके लिए जो कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन। क्या नाम था? मंडल कमीशन, ठीक है, मंडल कमीशन उसका नाम था। और कौन था, किसकी गवर्नमेंट में बनाया गया? मोरारजी देसाई जब हमारे प्रधानमंत्री थे 1979 में, उस टाइम पे मंडल कमीशन बनाया गया। और इसको मंडल कमीशन क्यों बोलते हैं भैया? इसको मंडल कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे बीपी मंडल, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, इनको चेयरमैन बनाया गया। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इससे पहले एक कमीशन और बना था लेकिन उसकी रिपोर्ट से पार नहीं पड़ी चीज़ों की, तो फिर दूसरा कमीशन बनाया गया बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसको बोलते हैं मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन बनाया गया 1979 में बनाया गया, मोरारजी देसाई उस टाइम प्रधानमंत्री थे और बीपी मंडल इस मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे। ये क्यों बनाया गया? ताकि उन कास्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके, उन कास्ट को ढूंढा जा सके जो एससी एसटी में नहीं आती और अदर बैकवर्ड क्लास है, यानी कि वो बैकवर्ड भी है लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ, तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे सबको और फिर ये सोच रहे हैं कि उनको भी हम रिजर्वेशन देंगे। तो इन्होंने क्या क्या, इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, यानी एससी एसटी के अलावा जो भी सोशली सामाजिक रूप से और एजुकेशनली शिक्षा के रूप से बैकवर्ड क्लासेस है उनको इन्वेस्टिगेट करेगा कौन? मंडल कमीशन, ठीक है भाई। मंडल कमीशन को काम दिया तो मंडल कमीशन काम पे लग गया। मंडल कमीशन ने अपनी काम करके जो है रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या बोला कि भैया 52% पॉपुलेशन, भारत की जनता का 52% ऐसा हिस्सा है जो ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लास में आता है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है यानी पिछड़े हुए हैं। ऐसा कितने लोग आते हैं? 52%। तो मंडल कमीशन ने बोला इन 52% लोगों को हमें 27% रिजर्वेशन दे देना चाहिए, ओबीसी और अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27%, 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। किसने बोला? मंडल कमीशन ने बोला, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, ओबीसी की कंसेप्ट को निकाल के लाया मंडल कमीशन, ठीक है। अब मंडल कमीशन ने ये सारा बोल दिया, लेकिन मंडल कमीशन के बोलने के बाद किसी ने सुना नहीं और आराम से लोग बैठे थे। मंडल कमीशन बोल के चला गया और किसी ने उसकी बात मानी नहीं। लेकिन फिर 10 साल बाद कौन आते हैं? 10 साल बाद आते हैं वीपी सिंह प्रधानमंत्री। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1990 में 10 साल बाद, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के 10 साल बाद में वीपी सिंह ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ भाई हम ये 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देंगे। किसने डिक्लेयर किया? वीपी सिंह ने। देखो मंडल कमीशन बना था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में, ठीक है, वीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने बोला 27% रिजर्वेशन दो, रिकमेंडेशन दी, है ना। ये तो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को मानो चाहे मत मानो, तो किसी ने नहीं मानी। फिर 10 साल बाद में वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट को माना और 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया, ठीक है, दे दिया, ओके। अब जब 27% यानी 27% आरक्षण ओबीसी को मिला तो इस पे बहुत बहुत हंगामा हुआ था सारा, बहुत इसके बहुत नाटक हुए थे, लेकिन वो भी मिल गया ओबीसी को, ठीक है। उसके बाद में ये रिजर्वेशन देने के बाद में 1990 में तो वीपी सिंह ने दिया
1991 यानी 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी। उसने क्या किया, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने क्या किया, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने यानी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उन्होंने बोला कि भैया देखो 27% रिजर्वेशन जो हमने दिया है ना, ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो कि ओबीसी में सबसे ज़्यादा गरीब है। यानी 52% लोग ओबीसी में आए थे, ठीक है, उनको 27% रिजर्वेशन दिया। लेकिन ये 52% जो लोग हैं, इनमें कुछ लोग अमीर भी तो होंगे ना भाई, सभी थोड़ी गरीब है, सभी थोड़ी पिछड़े में है। तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया कि इन ओबीसी में जो सबसे ज़्यादा पुअर है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको वरीयता दी जाएगी रिजर्वेशन में, ठीक है। और दूसरा, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एक और रूल बनाया, एक और चीज़ बनाई कि भाई 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को भी दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आपको जो ईडब्ल्यूएस आज दिखता है ना, इससे पहले भी देने की कोशिश की थी 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने दो चीज़ बनाई। एक तो वीपी सिंह की सरकार में जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था 27%, तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने बोला कि वीपी सिंह की सरकार में जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया था 27%, तो उसके लिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये 27% में भी उन लोगों को हम वरीयता देंगे जो ज़्यादा गरीब है, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन घोषित किया। अब भाई ये जैसे घोषणा की तो इसका चला गया केस कोर्ट में, है ना। ये ओबीसी के रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन को लेके लोग कोर्ट में चले गए। तो उस कोर्ट में जो केस सुना गया, उस केस का नाम था मंडल केस। कब सुना गया? 1992 में, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की, मंडल केस की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला फिर उस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में दो बात बोली। पहली बात तो ये बोली कि भाई जो ये 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया ना, ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हरी झंडी दिखा दी, भाई इसको हम अप्रूव करते हैं, है ना। लेकिन 27% जो तुमने दिया है रिजर्वेशन, ठीक तो है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसमें हिदायत भी दी। क्या हिदायत दी? कि एक तो क्रीमी लेयर जो है उनको आप एक्सक्लूड कर दो, यानी उनको रिजर्वेशन मत दो। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर मैंने पिछली आर्टिकल 15 की वीडियो में समझाया था क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में प्रमोशन के लिए मना कर दिया। ये सबके लिए कर दिया मना, है ना सिर्फ ओबीसी बल्कि सबके लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोली कि टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, यानी कि भैया रिजर्वेशन आप जिसको देना दे दो, लेकिन टोटल जो है ना 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी मान लो 100 पोस्ट निकलती है सरकार की, तो इसमें रिजर्वेशन वाली पोस्टें सिर्फ 50 होनी चाहिए। 50 पोस्ट तो जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी रिजर्व कर दो, तो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। कुछ तो मतलब वो भी रखो, टैलेंट की भी कदर रखो थोड़ी बहुत, और मेरिट पे भी लोगों को भर्ती होने दो। तो 50% मैक्सिमम कैप हो सकती है रिजर्वेशन की, ठीक है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैलिडेटेड कैरी फॉरवर्ड रूल बट अंडर 50% सीलिंग। एक रूल हुआ करता था क्या, जैसे मान लो भर्ती निकली आज 2024 में कोई भी, है ना, और इसमें 100 पोस्ट थी, जिसमें से कुछ SC/ST की इनकी पोस्ट थी, वो थी 50। अब इसमें भरी कितनी गई? जनरल की पोस्ट तो 50 की 50 भर गई, लेकिन ये जो रिजर्व पोस्ट थी इनमें से सिर्फ और सिर्फ 30 भरी गई। तो बच गई कितनी? 20 रिजर्व पोस्ट थी, रिजर्वेशन वाली पोस्ट थी, लेकिन नहीं भरी गई। तो आगे जब भर्ती निकलेगी ना भैया, तो ये 20 पोस्ट को आगे और जोड़ दिया जाएगा। जितनी भी रिजर्व पोस्ट होगी ना आगे की भर्ती में, जैसे मान लो आगे फिर से 100 की भर्ती निकली, जिसमें 50 थी रिजर्व पोस्ट, 50 थी जनरल पोस्ट, तो इन 50 में पिछले वाली 20 को भी जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो ये अब कितनी हो गई रिजर्वेशन? कितनी पोस्ट हो गई टोटल? 70 पोस्ट रिजर्वेशन की हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भैया इसमें भी आप ये ध्यान रखो कि आगे जो लेके जा रहे हो ना, जो पीछे रिजर्वेशन की पोस्ट नहीं भरी गई उनको आगे ले जा रहे हो, तो आगे ले जाने वाली पोस्ट प्लस उस टाइम की जो और रिजर्वेशन वाली पोस्ट है, सब मिला के टोटल भर्ती की 50% से ऊपर ना हो। 50% की लिमिट लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट लगा दी कि भाई 50% की लिमिट तो पार नहीं करोगे आप, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देने देंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला? टोल्ड टू एस्टेब्लिश परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी टू एग्जामिन ओवर इंक्लूजन अंडर इंक्लूजन ऑफ सर्टेन कास्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओबीसी के लिए आप एक कमीशन भी बनाओ कि वो ध्यान रखे कि कौन कौन सी कास्ट इसमें ज़्यादा शामिल हो गई है और कौन कौन सी कास्ट कम शामिल हुई है। जो कम शामिल हुई है उनको और शामिल करो, ज़्यादा शामिल उनको कम करो। तो देखो, ओबीसी को एक कास्ट नहीं है, ओबीसी में बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारी जातियां हैं, उनको अदर बैकवर्ड कास्ट की श्रेणी में डाल दिया गया। तो कुछ कास्ट हो सकता है जिनको जरूरत हो रिजर्वेशन की, लेकिन वो शामिल नहीं हुई हो। तो इस चीज़ का पता कैसे लगा? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक कमीशन बनाओ परमानेंट, है ना, परमानेंट कमीशन बनाओ। ऐसे नहीं कि आज बना दिया कल तोड़ दिया, वो परमानेंट रहेगा और परमानेंट देखता रहेगा कि कौन कौन सी कास्ट ओबीसी में ठीक से शामिल है, कौन सी कास्ट ठीक से शामिल नहीं है। तो ये सारी बात तो ओबीसी के लिए बोली सुप्रीम कोर्ट ने, और ओबीसी के 27% जो आरक्षण दिया गया था उसको अप्रूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया था 10%, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण सही नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ये नहीं मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण का जो है प्रोविजन कैंसिल हो गया, उदास हो गए ईडब्ल्यूएस वाले। अच्छा, अब ये तो सारा हो गया सुप्रीम कोर्ट का काम मंडल केस में। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया अब गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, लेकिन इनमें से कोई ऐसी चीजें थी जो गवर्नमेंट नहीं मानना चाहती थी, जिससे खुश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे रूल दे दिए, कई ऐसे रूलिंग दे दी जिससे गवर्नमेंट खुश नहीं थी, गवर्नमेंट उनको बदलना चाहती थी। तो गवर्नमेंट ने भाई रिस्पांस दिया, फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। तो गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन दिया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू मंडल केस रूलिंग। मंडल केस रूलिंग पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था, चलिए देखते हैं।
पहला रिस्पॉन्स, रामनंदन कमेटी अपॉइंटेड की गई। रामनंदन कमेटी बनाएगी किस लिए? क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो क्रीमी लेयर को मत दो, तो क्रीमी लेयर में कौन कौन आएगा इसके लिए कमेटी बनाएगी रामनंदन कमेटी। ये आइडेंटिफाई करेगी ओबीसी में क्रीमी लेयर कौन कौन है ना, उनको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको सरकार ने माना। दूसरा भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको सरकार ने माना। क्या माना? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया 1993 में। इसको बोलते हैं एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था, है ना, स्टैट्यूटरी कमीशन था। दो टाइप के कमीशन होते हैं, एक तो स्टैट्यूटरी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। मैं एक बार आगे और देखेंगे इसको, लेकिन एक बार समझ लो। एक होता है स्टैट्यूटरी कमीशन और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ उस चीज को बोलते हैं जिसके बारे में संविधान में ही लिखा हुआ रहे, है ना। संविधान के किसी आर्टिकल में अगर किसी चीज के बारे में लिखा हुआ है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे। लेकिन अगर कोई चीज किसी कानून से बनती है, किसी कानून से, संविधान से नहीं, संसद जो कानून पास करती है उससे बनती है, तो उसको हम स्टैट्यूटरी बोलेंगे। तो जो एनसीबीसी था ना, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये संसद के पारित एक कानून से बना था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, है ना। लेकिन अगर इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ रहता तो हम इसको बोलते क्या, नहीं सॉरी, ये संसद के पारित कानून से बना था तो इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन। लेकिन अगर इसके बारे में संविधान में लिखा रहता तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। तो जब ये बना था एनसीबीसी तब ये कानून से बना था, इसलिए इसको बोलते थे स्टैट्यूटरी कमीशन। लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया, अमेंडमेंट करके संविधान में इसको, इसके बारे में संविधान में लिख दिया डायरेक्ट। तो जो स्टैट्यूटरी कमीशन था एनसीबीसी, फिर वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बन गया, है ना। कैसे बना देखो। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टेब्लिश्ड इन 1993, 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। मतलब क्या किया इसने संविधान में एक और आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 338B, और उसमें लिख दिया इस एनसीबीसी के बारे में। यानी जो पहले कानून में लिखा हुआ था उसी को संविधान में लिख दिया, और जैसे ही उसको संविधान में लिखा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बन गया एनसीबीसी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। तो दो बात तो सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने मानी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होगी जो सरकार मानेगी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसको बदलेगी सरकार, और अब बदलने वाली शुरुआत हो चुकी है। तीसरे नंबर में देखो क्या किया सरकार ने पास किया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1995। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास किया। क्यों किया? टू नलिफाई रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको निरस्त करने के लिए। कौन से फैसले को? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और सरकार को अच्छा नहीं लगा। नहीं यार, ऐसा कर देंगे तो हमको वोट वाले वोट नहीं देंगे ना, वोट बैंक की राजनीति होती है सारी। तो सरकार ने बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही निरस्त किया जा सकता है। तो सरकार ने 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने फिर अमेंडमेंट लाके क्या कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ने नया प्रोविजन ऐड कर दिया आर्टिकल 16 में। जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं उसी में नया प्रोविजन ऐड कर दिया, और उस प्रावधान में सरकार ने क्या लिख दिया कि भैया एम्पावर्ड स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू SC एंड ST। सरकार ने बोल दिया कि सरकार ने अधिकार दे दिया स्टेट को, यानी राज बोले, राज का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो होता है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, एक स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही राज है। राज यानी जो राज कर रहे हैं, है ना। तो स्टेट को पावर दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के ही कि भैया SC ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। लो, अब सुप्रीम कोर्ट कैसे मना करेगा? सुप्रीम कोर्ट को खुद को फैसले संविधान के हिसाब से देना होता है, और संविधान में लिख दिया जब, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद में यहीं पे नहीं रुके, ये यहीं पे नहीं रुके। 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और लेके आ गया, और इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी और प्रोवाइड की गई SC ST को। मतलब रिजर्वेशन प्रमोशन भी दिया गया और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी दी गई। और ये जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वाला प्रोविजन है, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया 1985 से। देखो ये कब लाया गया अमेंडमेंट 85th, ये 2001 में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया था? मंडल केस कब का था? मंडल केस 1992 यानी 1992 का था, है ना। और ये अमेंडमेंट ला रहा है 2001 में। लेकिन अमेंडमेंट तो 2001 से आ रहा है भैया, लेकिन वो अमेंडमेंट लागू कब से हो रहा है? कहाँ पे गया? हाँ, 2001 में अमेंडमेंट आ रहा है, लेकिन उसको रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू किया। बोला कि हम ला तो अभी 2001 में रहे अमेंडमेंट, ये लागू हो गई 1995 से। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए सरकार ने बढ़िया तरीके से दो अमेंडमेंट लेके आए। अच्छा, चौथे नंबर पे और भी कुछ किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए। क्या किया? 81st अमेंडमेंट 2000 एक्ट पास्ड, यानी 2000 में, सन 2000 में
81st अमेंडमेंट और लेके आई सरकार। क्यों लेके आई? कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बदलना चाहती है। क्यों बदलना चाहती है? टू नलीफाई रूलिंग ऑफ 50% सीलिंग इन बैकलॉग वैकेंसी। मैंने जो बताया था ना कि रिजर्वेशन वाली जो पोस्ट नहीं भरी गई वो आगे आ जाएगी, फिर आगे वाली पोस्ट और पीछे वाली पोस्ट मिलकर भी 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। सरकार इस फैसले को भी अब बदलना चाहती है, उसके लिए फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है और बोल रहे हैं कि भैया अब जो है ना, ये जो पीछे से वैकेंसी आगे आएगी ना, जो भरी नहीं गई थी पहले, वो फिर उनको हम आगे लेके आए। इनमें 50% वाला रूल लागू नहीं होगा, इनमें 50% की लिमिट लागू नहीं होगी रिजर्वेशन पे। तो लिखा हो प्रोवाइडेड 50% सीलिंग नॉट अप्लीकेबल इन बैकलॉग वैकेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि होनी चाहिए, सरकार ने उसके फैसले को बदल दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना रही सरकार, पर सरकार कर सकती है ऐसा। सरकार के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये कर सकती है, तो सरकार ने ऐसा कर दिया। वो यहीं पे नहीं रुके, उनके बाद में उन्होंने एक और अमेंडमेंट लेके आया, 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994 लेके आया भैया। 76 अमेंडमेंट एक्ट 1994, 1994 में एक और अमेंडमेंट लेके आए। क्यों लेके आए? प्लेस्ड तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994। ये जो तमिलनाडु ने एक रिजर्वेशन का एक्ट पास किया था, तमिलनाडु जो हमारा राज्य है, उन्होंने रिजर्वेशन का एक एक्ट पास किया था, उसमें रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाकर 69% कर दी थी। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला 50% से ऊपर होना नहीं चाहिए, इसकी हो गई 69%। तो अब जो भी कोई केस लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि साहब देखो इन्होंने तो 69 कर दिया, आपने तो 50% बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर देगा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके इस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। 9th शेड्यूल का भी मैं सिंपल बताता हूँ। 9th शेड्यूल में जो भी कानून होगा ना, उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में ये नहीं देख सकता कि ये सही है या नहीं है, और उसको निरस्त नहीं कर सकता। ऐसा था, अभी नहीं है। हम जब जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्लास लूंगा पूरी मैं, उसमें बताऊंगा। लेकिन सरकार ने इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, ये ध्यान रखो, ठीक है। क्यों डाला? कि इसको बचाया जा सके जुडिशियल रिव्यू से, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू करने से इस कानून को बचाया जा सके। क्योंकि ये 50% जो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई थी कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 69% रिजर्वेशन दे दिया था, और इसीलिए ये कानून सुप्रीम कोर्ट निरस्त नहीं कर दे, तो इसके लिए इसको 9th शेड्यूल में डाला गया था। 9th शेड्यूल क्या होता है नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम जब पढ़ेंगे BSc, तो उसमें सारी की सारी चीजें देखेंगे। तो ये मंडल कमीशन की सारी कहानी थी, ये सारी हो गई। यहां से ये समझ में आ गई होगी एक कहानी के रूप में। यहां से पढ़ोगे लक्ष्मीकांत से तो मेरे ख्याल से मुश्किल आएगी समझ में, क्योंकि बड़ी ही पैराग्राफ जो है वो वैसे भी समझ में नहीं आते, और ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ है मंडल कमीशन का। पढ़ना चाहो तो यहां से पढ़ लेना, मैंने सब कुछ समझा दिया है, बाकी यहां से पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा। ओके, अभी हमें क्या पढ़ना है भैया? अभी हमने पढ़ना है रिजर्वेशन फॉर EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखो भैया, ये है 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। उससे रिजर्वेशन दिया था 10% किसको? EWS वालों को। और EWS का क्या क्राइटेरिया वो हम कल की क्लास में सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्दर अब देखो एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ है। वो क्या? वो ये कि EWS में जो रिजर्वेशन दिया गया ना, वो सिर्फ उन लोगों को दिया गया जिनको पहले से कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। यानी अगर किसी को OBC में रिजर्वेशन मिल रहा है, SC कैटेगरी मिल रहा है, ST कैटेगरी मिल रहा है, तो उनको EWS में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, और इसके अलावा कुछ ऐसी पोस्ट भी है, कुछ ऐसी सरकारी पोस्ट भी है जहां पे भैया रिजर्वेशन लागू ही नहीं होता। आप बोलोगे भाई ऐसा तो हमने सुना ही नहीं, हमने तो सुना सरकार की हर भर्ती में रिजर्वेशन लागू होता है। नहीं, कुछ ऐसी पोस्ट है, कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो कि भाई टॉप लेवल की नौकरी है। स्पेसिफिकली जो इन नौकरियों में आते हैं वो आते हैं साइंटिस्ट, है ना, देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो देश के लिए, देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ अनुसंधान करते हैं। अब अनुसंधान में तो चाहिए ज्ञान, है ना, ज्ञान का मतलब पूरा ज्ञान, एकदम भारी ज्ञान। भारी जो टैलेंटेड आदमी होगा ना, वही ये काम कर सकता है। अदरवाइज तो भाई अनुसंधान करता रहे, पता चल रहा है न्यूक्लियर पे रिसर्च चल रही है, न्यूक्लियर बम पे, और ज्ञान पूरा नहीं है, कुछ गलत वलत लगा दिया तो वहीं बम बूम बड़िम 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 हो गया, अपने देश को उड़ा दिया। जिस न्यूक्लियर कुछ बनाने वाले थे और अपने देश को उड़ा दिया, क्योंकि पता नहीं था कहाँ क्या करना है। तो सरकार ने बोला भाई ये टॉप लेवल की जो पोस्ट ना, बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की पोस्ट है, साइंटिफिक पोस्ट है, जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए, वहाँ पर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती थी कोई ऐसा आदमी कम नंबरों के साथ में यहाँ पे आए जो पढ़े नहीं ठीक से और जिसको पूरा ज्ञान नहीं हो सब्जेक्ट का, और वो फिर वहाँ पे काम करने लग जाए तो उस काम से बड़ा नुकसान हो सकता है देश का। तो वहाँ पे रिजर्वेशन को अप्लाई करने से सरकार ने मना कर दिया। कौन कौन सी ऐसी पोस्ट थी देखो, देखते हैं। ओके, देखो, फर्दर द साइंटिफिक and technical post which satisfy all the following condition can be exempted from pure view of this reservation। यानी बोल रहे कि भाई नीचे वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट, उनको रिजर्वेशन की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उन पोस्ट में। कौन कौन सी थी? द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द लोअर ग्रेड्स इन ग्रुप ए ऑफ अदर सर्विस कंसर्न। यानी कि ग्रुप ए की जो लोअर ग्रेड की सर्विस है उससे ऊपर वाली सर्विसेज वो होनी चाहिए, ठीक है, यानी टॉप लेवल की सर्विस होनी चाहिए। दे शुड बी क्लासिफाइड एज साइंटिफिक और टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरियल ऑर्डर 1961 अकॉर्डिंग टू विच साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट फॉर विच क्वालिफिकेशन इन द नेचुरल साइंसेज और
exact sciences or applied sciences or in technology are prescribed and the incumbents of which have to use that knowledge in the discharge of their duties। तो बोलते हैं कि भाई वो साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट के रूप में क्लासीफाई होनी चाहिए। सरकार बहुत सारी पोस्टों को क्लासीफाई करती है कि भाई ये साइंटिफिकल या फिर टेक्निकल पोस्ट है, और वहाँ पे इन साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज का उपयोग भी होना चाहिए, यानी कि ये बहुत जरूरी हो उसकी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। जो भी पोस्ट है उसकी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज भी आवश्यक है। अगर ऐसी कोई पोस्ट है तो उस पर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च। तो पोस्ट किसके लिए होनी चाहिए? रिसर्च करने के लिए या फिर रिसर्च को ऑर्गेनाइज, गाइड और डायरेक्ट करने के लिए। तो भैया ये हो गया, ये टॉप की पोस्ट है जहाँ पर रिसर्च की जाती है, वहाँ पर रिजर्वेशन इज नॉट अप्लीकेबल। वहाँ पे अपनी मेरिट से ही आदमी आएगा, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वही आ पाएगा, रिजर्वेशन से नहीं आ पाएगा। ये नॉर्मल सिस्टम किया हुआ है कुछ पे, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल नंबर 16 हो गया भैया खत्म, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 हो गया खत्म, समझ में आ गया होगा। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, आर्टिकल 15 में जो रिजर्वेशन की बात की गई है, आर्टिकल 15 में की गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन की बात। और आर्टिकल 16 जो है हमारा, आर्टिकल नंबर 16 है, उसमें रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट नौकरी में रिजर्वेशन की बात की गई आर्टिकल 16 में, याद रखना, ठीक है। याद रखना, इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों में रिजर्वेशन की बात की गई है। अब कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया कौन से में तो रिजर्वेशन नौकरी में किया गया, कौन से रिजर्वेशन जो है एजुकेशन में किया गया। तो 15 में एजुकेशन का रिजर्वेशन दिया हुआ है और 16 में दिया हुआ है नौकरी का यानी जॉब का रिजर्वेशन। ओके, अब 2 आर्टिकल और है छोटे छोटे, वो भी हम कर लेते हैं आज की क्लास में। तो भैया देखो, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 देखो, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, ये बहुत बड़ी एक कुप्रथा थी हमारे देश की, और इससे बड़ी परेशानी थी जो लोअर स्ट्राटा में आते थे सोसाइटी के लोग, और ये एक तरीके की इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, अमानवीय कृत्य था ये अनटचेबिलिटी। तो जब संविधान निर्माता हमारा संविधान बना रहे थे, उनको पता था कि भारत में ये प्रैक्टिस बहुत की जाती है, लेकिन ये बंद होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीय प्रक्रिया है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली कानून बनाया गया, एक आर्टिकल लगाया गया पूरा का पूरा, आर्टिकल नंबर 17। इसमें बोला गया कि भाई भारत में आज से अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत बंद की जा रही है। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form। आर्टिकल 17 जो है वो प्रतिबंध लगाता है अनटचेबिलिटी पे, छुआछूत पे, और इस बात पे प्रतिबंध लगाता है कि अनटचेबिलिटी का किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस यानी कि पालन नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ अनटचेबिलिटी को ये मानता है कि भाई कोई आ रहा है उसको बोलता है मेरे को मत छूना, ये अनटचेबिलिटी, हाँ ये तो है। इसके अलावा कोई चित्र बना के, कोई साइन से, कोई बोल के, बोली से, किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि तू अछूत है ना, ये बोलना भी आर्टिकल 17 के हिसाब से एक गुनाह होगा, एक अपराध होगा। अच्छा, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अगर किसी पे भी कोई ऐसी अयोग्यता लगाई जाती है, किसी को भी बोला जाता है कि अरे तू तो अछूत है, तू अछूत है, तू इस कुएं के पास मत आ, तू अछूत है, तू यहाँ से पानी मत पी, तू अछूत है, तू मेरे पास मत आ। कोई भी डिसेबिलिटी अगर किसी पे लगाई जाती है, कोई रोक लगाई जाती है किसी पे, ये बोल के कि वो अनटचेबल है, वो अछूत है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, ये एक दंडनीय अपराध होगा। आर्टिकल 17 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 17 ये बात बोलता है। अच्छा, बुरी प्रथा है, इस पर तो रोक लगनी चाहिए, और आर्टिकल 17 ने वही किया। 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955 हैज बीन कंप्रहेंसिवली अमेंडेड एंड रिनेम्ड एज अ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 टू इनराज द स्कोप एंड मेक पिनल प्रोविजन मोर स्ट्रिंजेंट। तो देखो, आर्टिकल 17 ऐसा राइट है जो खुद ब खुद अप्लाई नहीं होता। हमने पढ़ा था कई राइट ऐसे होते हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कुछ राइट खुद ही खुद अप्लाई हो जाते हैं, उनको किसी कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 17 ऐसा कानून है, आर्टिकल 17 में जो राइट दिया हुआ है अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, वो ऐसा राइट है जिसको लागू करने के लिए कानून की जरूरत है। तो संसद ने कानून पास किया था, क्या किया था, हाँ, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है ना, ये पास किया था संसद ने, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के इसको कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, और इसके प्रोविजंस को भी इनलार्ज कर दिया गया, यानी बहुत सारी चीज़ों को भी शामिल कर लिया गया कि अनटचेबिलिटी में क्या क्या आएगा और किस किस के लिए सजा दी जा सकती है, ताकि इस प्रैक्टिस को भारत से खत्म किया जा सके। गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, अंबेडकर जी भी इसके बहुत खिलाफ थे। अच्छा, द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट एज एनी राइट अकरिंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में सिविल राइट किसको कहा गया है कि कोई भी राइट जो किसी व्यक्ति को मिलता है अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने से। मान लो किसी व्यक्ति को कभी अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था, तो उसको कई काम नहीं करने दिया जाता कि भाई तू यहाँ से पानी नहीं पी सकता, तू यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, तू यहाँ पे चढ़ नहीं सकता, यहाँ से उतर नहीं सकता, जो भी उस पर प्रतिबंध लगाए हुए थे। अब क्योंकि अनटचेबिलिटी हट गई है तो उसको ये सारे अधिकार मिल जाएंगे, वहाँ से पानी भी पी सकता है, वहाँ पे आ भी सकता है, वहाँ से उतर भी सकता है। तो ये जो अधिकार उसको मिलेंगे उनको बोलेंगे सिविल राइट, ठीक है।
The term untouchability has not been defined either in the Constitution or in the Act. However, the Mysore High Court held that the subject matter of Article 17 is not untouchability in its literal or grammatical sense, but the practice as it had developed historically in the country. तो भाई untouchability का प्रोहिबिशन किया जाएगा। आर्टिकल 17 में ये बोला तो गया है, अनुच्छेद 17 में ये बोला तो गया है कि छुआछूत को निवारण किया जाएगा, लेकिन कहीं पे भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया कि भाई होती क्या है अनटचेबिलिटी, व्हाट इज अनटचेबिलिटी। तो इस बारे में मैसूर हाईकोर्ट ने बोला कि अनटचेबिलिटी का मतलब कोई शब्द नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है कि अनटचेबिलिटी का कोई तुम यहाँ पे मतलब निकालोगे, इसकी कोई परिभाषा लिखोगे, नहीं। ये उस सारी प्रैक्टिस को बताता है जो कई सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ की जा रही है बहुत सालों से, कि उनको चढ़ने नहीं दिया जाता, कई जगहों पे पानी नहीं पीने दिया जाता है ना, साथ में बैठ के खिलाया नहीं जाता, सार्वजनिक जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सबके सब इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे उनको नहीं आने दिया जाता। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेज है ना, ये सारी की सारी हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस, इनको हम अनटचेबिलिटी कैटेगरी में लेंगे। हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि जो भी इसकी कैटेगरी में हमको लगा हिस्टोरिकली आएगा, तो सारे के सारे एरिया में जो जो प्रैक्टिसेस गलत होगी, जो नहीं होनी चाहिए एक सिविलाइज सोसाइटी में, सिविलाइज नेशन में, तो वो सब की सब हम अनटचेबिलिटी में शामिल करेंगे। It refers to the social disabilities imposed on certain classes of person by reason of their birth in certain caste। तो क्या लिखा हुआ है इस लाइन में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो बोलता है कि भाई अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है, सोशल डिसेबिलिटी। सोशल डिसेबिलिटी का मतलब कुछ ऐसी डिसेबिलिटी जो सोसाइटी किसी पे लगाए, है ना, यानी वो आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, कुछ भी बन सकता है, वो फिट है एकदम, लेकिन सोसाइटी उस पर डिसेबिलिटी लगा देती है कि भाई तू नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तू एक कास्ट में, तू एक स्पेशल कास्ट में जन्मा है। किस रीजन से? क्योंकि तू एक स्पेशल कास्ट में जन्मा है। वो कुछ भी कर सकता है करना चाहे तो, लेकिन वो नहीं कर पा रहा क्योंकि सोसाइटी उस पर डिसेबिलिटी लगाती है। सोशल डिसेबिलिटी उस पर है क्योंकि वो एक स्पेशल कास्ट में जन्मा है, और इस वजह से जो भी डिसेबिलिटी होंगी उनको बोलते हैं भैया अनटचेबिलिटी, है ना। हेंस इट डज नॉट कवर सोशल बाइकआउट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। तो क्या लिखा हुआ देखो, क्लासेज ऑफ पर्सन, समझना बात को, कि सोसाइटी क्लासेज ऑफ पर्सन, कुछ क्लासेज ऑफ, क्लास का मतलब होता है जिसमें एक आदमी हो, बहुत सारे आदमी हो, पे डिसेबिलिटी लगाती है कि भाई वो एक सर्टेन कास्ट के, किसी जाति के हैं, इस वजह से उन लोगों पे, उस जाति के सारे लोगों पे ये रोक लगा दी जाती है कि कुछ काम वो नहीं कर सकते, तो उसको अनटचेबिलिटी बोलेंगे। लेकिन कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई ये क्लासेज ऑफ पर्सन के रूप में ही अप्लाई होगी हमेशा। अनटचेबिलिटी जो है उसकी हम जब देखेंगे कि क्या अनटचेबिलिटी सच में प्रैक्टिस की जा रही है, कहीं पे नहीं की जा रही, जब भी हम इसको देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि क्या जो भी नियम है वो उस क्लास के पूरे सभी लोगों पे लगते हैं, नहीं लगते हैं। अगर सभी पे लगते हैं, मान लो कोई एक्स कास्ट है, एक्स जाति है ना, एक्स जाति है, उसको गाँव से बाहर रखा जाता है। एक गाँव है, यहाँ पे वाई जाति वाले रहते हैं सारे, है ना, यहाँ पे वाई जाति वाले रहते हैं, और एक्स वाई जेड और ए बी सी जाति वाले रहते हैं, लेकिन एक्स वालों को बाहर रखा जाता है। एक्स वालों को घुसने नहीं दिया जाता किसी घर में, और एक्स वालों को किसी भी प्रोग्राम में, मेले में, इनमें नहीं घुसने दिया जाता, यानी पूरे के पूरे एक्स जाति के पूरे लोगों को नहीं घुसने दिया जाता। तब कोर्ट देखा कि हाँ भाई यहाँ पे पूरे के पूरे क्लासेज ऑफ पर्सन पे एक डिसेबिलिटी लगाई जा रही है, और वो डिसेबिलिटी सोशल डिसेबिलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल जाति के हैं, इस वजह से लगाई जा रही है, स्पेशल जाति में उन्होंने जन्म लिया, इस वजह से ये डिसेबिलिटी लगाई जा रही है, तो इसको हम अनटचेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा केस, ये भाई एक्स वाई जेड ए बी सी जाति है, ठीक है, ये सारी जाति वाले रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक आदमी था, एक बंदा था, उसने कोई ऐसा कोई काम कर दिया जो इस पूरे के पूरे गांव के नियमों के खिलाफ था। इस गांव में कुछ नियम थे कि वो नियम से रहोगे तो ही रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। इसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो गांव के नियम के खिलाफ था, तो एक बंदे को गांव से बाहर निकाल दिया गया, है ना, कि भाई तू इस गांव में घुसेगा नहीं, किसी फंक्शन में तेरे को घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी मेले में तेरे को घुसने नहीं दिया जाएगा, इस गांव में तेरे को घुसने नहीं दिया जाएगा। और ये एक आदमी चला गया कोर्ट में कि भाई मेरे साथ तो अनटचेबिलिटी की जा रही है। तो कोर्ट देखेगा कि क्या ये इस सिर्फ एक आदमी के साथ की गई है, या फिर ये आदमी जिस भी जाति से आता है उस जाति के सभी लोगों के साथ में की जाती है। तो पता चलेगा कि नहीं, इसे एक के साथ ही की गई। क्यों? क्योंकि इसने कुछ कांड किया था गांव में, इसलिए इसको उठा दिया गया। तो कोर्ट बोलेगा भाई ये अनटचेबिलिटी नहीं है। एक पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है किसी ग्राउंड पे, वो अनटचेबिलिटी नहीं होगा। अनटचेबिलिटी हम तभी बोलेंगे जब पूरे के पूरे क्लास के पर्सन, यानी उस जाति के सभी लोगों के साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो उसी को अनटचेबिलिटी बोला जाएगा। एक आदमी के साथ तो हो सकता है उस आदमी ने कुछ किया हो जिस वजह से उसको नहीं घुसने दिया जा रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोरोना आया था अभी, कोरोना, तो कई आदमी कोरोना में पास भी नहीं जाते थे, मैं भी नहीं जाता था, किसी के हाथ नहीं मिलाता था, किसी को पास नहीं आने देता था। तो भैया उस टाइम पे ये थोड़ी बोल सकते हो मेरे से कि तू अनटचेबिलिटी कर रहा है किसी लोग के साथ में, किसी को जिसको पास में नहीं आने दे रहा उसके साथ में तू अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं, मैं अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ। भाई कोरोना है, उसके वायरस हो सकता है उसमें, तो मैं नहीं उसको पास में आने दे सकता, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, किसी को टच नहीं करूंगा। तो कोर्ट इस पे मुझे मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं किसी सेक्शन ऑफ पीपल के साथ नहीं कर रहा हूं भैया, मैं तो हर आदमी के साथ कर रहा हूं ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो वो अनटचेबिलिटी नहीं कहलाएगी। तो अनटचेबिलिटी तभी कहलाएगी जब सोशल डिसेबिलिटी किसी पे लगाई जाए, सोशल
डिसेबिलिटी किसी पे लगाई जाए, वो भी क्लास ऑफ पर्सन पे लगाई जाए, क्लास ऑफ पर्सन पे, यानी एक आदमी पे नहीं, पूरी क्लास पे क्यों लगाई जाए? क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक कास्ट में यानी स्पेसिफिक जाति में जन्मे हैं, तब उसको ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब उसको अनटचेबिलिटी बोला जाएगा, अदरवाइज अनटचेबिलिटी उसको नहीं बोला जाएगा, है ना। क्या क्या दब जाता है। The Supreme Court held that the right under Article 17 is available against private individual and it is the constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure the right is not violated. तो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये राइट मिलता है, समझ गए ना, कि ना तो स्टेट करेगी किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस, है ना, स्टेट तो नहीं करेगी, और उसके अलावा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं करेगा, है ना। कोई भी किसी को अनटचेबल नहीं बोल सकता, कोई भी किसी को अछूत नहीं बोल सकता, या फिर अछूत छुआछूत की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 17 का राइट जो है ना वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी उपलब्ध है। आपको याद हो तो आर्टिकल 15 का भी राइट जो था वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ उपलब्ध था, आर्टिकल 15 का, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। जो उसमें मैंने बताया था किसी दुकान में घुसने से कोई नहीं रोकेगा, किसी रेस्टोरेंट में घुसने से नहीं रोकेगा। तो दुकान और रेस्टोरेंट किसकी होती है? सरकार की नहीं होती, प्राइवेट आदमियों की होती है ना। तो प्राइवेट आदमियों पे भी वो आर्टिकल अप्लाई था कि ये भी नहीं रोकेंगे, ये भी किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं रोकेंगे। तो आर्टिकल 15 का वो हिस्सा और आर्टिकल 17 ये दो प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी लगते हैं सरकार के साथ में। और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई आदमी ऐसा करता है, वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट यानी सरकार ध्यान रखेगी कि उसको पकड़ के जेल में डाले और कुटाई करे उसकी, कि भाई ऐसा काम तुम नहीं करोगे आगे से। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, दो आर्टिकल हमारे हो चुके हैं, आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल 17। आर्टिकल 16 था, क्या था? नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सभी को दी जाएगी। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है। और 17 हमने पढ़ा कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। अनटचेबिलिटी उसी को कहा जाएगा जो किसी क्लासेज ऑफ पर्सन के साथ में की जा रही है, और जो क्लासेज ऑफ पर्सन के साथ में की जा रही है, और क्लासेज ऑफ पर्सन में भी कोई सोशल डिसेबिलिटी उन पर लगाई जा रही है क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक कास्ट में यानी किसी स्पेशल जाति में जन्मे थे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 18, आज की क्लास का लास्ट आर्टिकल, बाकी आर्टिकल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 18 बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब है उपाधि, है ना। कि भाई कई लोग ऐसे थे, पहले के जमाने में कई लोग ऐसे थे जो करते करते कुछ नहीं थे, करते धरते कुछ नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो एक खानदान में जन्मे तो उनको कुछ उपाधि मिल जाती थी, जैसे राजा का बेटा राजकुमार। अब राजकुमार ने कुछ किया क्या? कुछ उखाड़ा गया जिंदगी में? नहीं। तो राजकुमार को राजकुमार क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई राजा का बेटा है बस वो, है ना। तो भाई मतलब एक खानदान में तुम जन्म गए तो तुमको राजकुमार का टाइटल दे दिया गया। फिर महाराजा धीराज क्या होता था? खुद को टाइटल दे लिया, है ना। और भी कई टाइटल होते थे जो राजा कई लोगों को दे देते थे, है ना। कई लोगों को राजा टाइटल दे देते थे, वो होते थे। अंग्रेज भी बहुत टाइटल देते थे लोगों को, सर, लॉर्ड, है ना। लॉर्ड तो चलो वहाँ का वो था, हेरिडेटरी टाइटल था। सर हो गया, लॉर्ड हो गया, और विस्काउंट, है ना। इस तरीके के टाइटल अंग्रेज भी देते थे लोगों को। तो जिनको ये टाइटल मिलते वो अपने आप को तोप सिंह बना गए, चलता छोटी छाती को, सर आ गया, सर बोलने का, अपने को सर बोलने का। जैसे गांधी जी को मिली थी केसर हिंदी की मिली थी, किसकी मिली थी? ये टाइटल मिला था। तो जिसको टाइटल मिल जाता वो चौड़ा होकर चलता, दूसरों को समझता नहीं, बोले ये कुत्ते हैं, ये तो एकदम कीड़े मकोड़े। अरे मैं हूँ सर, मैं हूँ लॉर्ड, मैं हूँ महाराजा धीरा, मैं हूँ राजकुमार। राजा भी कोई टाइटल देता, जैसे राजा देता था कई बार नवरत्न नहीं देते थे कि भाई ये हमारे नवरत्नों में शामिल है, तो मैं हूँ नवरत्न राजा का, है ना। वो चौड़े होकर चलते। तो इससे क्या होता था? इससे इनइक्वलिटी भैया जो है हमारे समाज में आती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने आप को तोप सिंह समझने लग जाते हैं और वो बाकी लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं क्योंकि उनको कोई टाइटल मिला हुआ है। तो संविधान की प्रियम्बल में आपने समझा था कि भाई हम सभी को इक्वल बनाएंगे, ये इस प्रियम्बल में लिखा हुआ। तो इसके लिए भैया ये टाइटल तो खत्म करने जरूरी है ना, ये राजा वाजा ये सब खत्म करने जरूरी है। राजा वाजा का बजाना पड़ेगा वाजा, तभी तो इक्वलिटी आएगी। तो इसी के लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 18, कि भाई अबोलिशन ऑफ टाइटल, ये फालतू के बकवास जो टाइटल लेके घूम रहे हैं लोग, इन सबको हम हटाते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 18 में ये बोला गया। तो क्या लिख रहा है इसमें? आर्टिकल 18 अबोलिशेस टाइटल एंड मेक्स 4 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 सारे टाइटल को, उपाधियों का अंत करता है और उसके लिए प्रोविजन बनाता है। कुछ क्या बनाता है? 4 प्रोविजन। पहला, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और अ फॉरेनर। तो ये स्टेट यानी राज को बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का हो चाहे फॉरेनर हो, उसको कोई टाइटल नहीं दोगे, कोई भी उपाधि नहीं दोगे। यानी जिनके पास उपाधि थी उनकी तो अंत कर दिया, और जो अब नई सरकार बन रही है उसको भी बोल दिया कि आप भी किसी को उपाधि नहीं दोगे। लेकिन कुछ उपाधियां सरकार दे सकती है, जैसे मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन।
मिलिट्री में होते हैं कर्नल साहब, मेजर साहब, तो ये दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एकेडमिक जैसे कि भैया इंजीनियर फलान जी, सीए फलान जी, डॉक्टर फलान जी, ये क्या है, ये एकेडमिक उपाधियां हैं। एकेडमिक उपाधियों की एक खास बात होती है, जैसे कोई सीए है, कोई सीए है तो वो सीए कैसे बना, अपनी मेहनत से बना भाई, ऐसे नहीं कि किसी किसी खानदान में पैदा हो गया, मेहनत से बना ना, उसने उसने मेहनत की, पढ़ाई की, तब वो सीए बना, तो ये लगा सकता है अपने नाम के आगे। और इस उपाधि की एक और खास बात है कि कोई सीए बन गया तो उसका बेटा जो होगा वो अपने आप सीए नहीं बनेगा, उसको भी फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये एकेडमिक उपाधि अलाउ है। वैसे ही जो मिलिट्री की उपाधि है, मेजर साहब और कर्नल साहब, है ना, इस तरीके से ये भी उपाधियां अलाउ है। तो दो उपाधि अलाउ है, कौन कौन सी, एक तो एकेडमिक और एक मिलिट्री की, ठीक है। उसके अलावा स्टेट किसी को कोई उपाधि नहीं देगा, किसी को कोई टाइटल नहीं देगा। बी प्रोविजन क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल और एनी फॉरेन स्टेट। तो ना सिर्फ भारत सरकार किसी को उपाधि नहीं देगी, बल्कि अगर कोई आदमी भारत का नागरिक है यानी भारत का सिटीजन है, ओ भैया चले रे भैया, कोई आदमी भारत का सिटीजन है मेरे भाइयों, तो वो किसी विदेशी सरकार से भी कोई उपाधि नहीं लेगा। जैसे मान लो कोई भारत का सिटीजन है, चौड़ा होकर गया कि मैं देखो मैं इंग्लैंड गया हूँ और इंग्लैंड की सरकार ने मेरे को सर की उपाधि दी है, और चौड़ा होकर भारत में बता रहा है, भारत में बता रहा है, तो भारत सरकार बोलेगी ओ सर्वर हटा के फेंक तेरे सर को, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 18 अप्लाई है। यहाँ पे कोई आदमी, कोई भी भारत का सिटीजन विदेशी सरकार से, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई उपाधि नहीं ले सकता, कोई टाइटल नहीं ले सकता, तुम्हारा टाइटल आज से निरस्त किया जाता है ना। ये आर्टिकल 18 है। तो ना कि भारत सरकार भी किसी को उपाधि नहीं देगी, किसी को कोई टाइटल नहीं देगी, और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी सरकार से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से भी कोई टाइटल नहीं ले सकता है। ये भी आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा सी, ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी मान लो कोई फॉरेनर है, विदेशी आदमी है ना, अब विदेशी आदमी पे अपनी नहीं चलती, विदेशी आदमी किसी से कोई टाइटल लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन 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 कोई विदेशी आदमी है, फॉरेनर है, उसने कुछ ऑफिस यानी कोई पद ऐसा संभाला हुआ है जो पद भारत सरकार का है ना, भारत सरकार के अंडर जो पद आता है, हो सकता है किसी विदेशी आदमी को कुछ लगा रखा हो नौकरी वोकरी पे। तो अगर इस विदेशी आदमी को किसी विदेशी सरकार से कोई टाइटल लेना है, तो पहले उसको क्या करना होगा, पहले उसको भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी होगी। ये अगर येस बोल देते हैं तभी वो ले सकता है, ये नो बोल देते तो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार के किसी ऑफिस पे काम कर रहा है, तो इसलिए भारत सरकार के प्रेसिडेंट की तो अनुमति लेनी पड़ेगी विदेशी किसी सरकार से लेने के लिए। भारत सरकार तो अभी भी नहीं देगी इसको, भारत सरकार तो खुद नहीं दे रही है कुछ भी, लेकिन कोई विदेशी सरकार इसको देना चाहती है। जैसे ये किसी और देश का नागरिक है, जैसे ब्रिटेन का नागरिक, मान लो कोई ब्रिटेन का नागरिक है, ब्रिटेन का नागरिक है, अच्छा कुछ है, कोई कोई इंजीनियर है या कुछ भी है जो बड़ा काम का है ना, तो उसको भारत सरकार ने अपने किसी डिपार्टमेंट में लगा लिया कि भाई तुम हम यहाँ पे आके हमारे लिए काम करो, थोड़ी एडवाइस दो हमारे को। तो ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब ये ब्रिटेन का नागरिक है, तो भाई ब्रिटेन की सरकार इसको सर की उपाधि देना चाहती है कि भाई हमको भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, तो हम तुमको सर की उपाधि देना चाहते हैं। तो ये पूछेगा हमारे प्रेसिडेंट से कि साहब प्रेसिडेंट साहब, हम आपके काम कर रहे हैं और हमारी सरकार हमको सर की उपाधि देना चाहती है, क्या हम ले लें? तो प्रेसिडेंट बोल देगा यस ले लो, तो ले लेगा। प्रेसिडेंट बोलता है नो, तो नहीं लेगा। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। डी दिया हुआ, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो सेम बात है कि यहाँ पे तो हमने बात की थी टाइटल की, टाइटल लेने से पहले प्रेसिडेंट से पूछेगा। और दूसरी चीज़ और है कि अगर ये दूसरे जो विदेशी स्टेट है ये इसको कोई गिफ्ट देती है, कोई पैसा वैसा देती है ना, या फिर और कुछ देती है, कुछ भी देती है, तो उसके लिए भी इसको भारत के प्रेसिडेंट की जो है ऑफिस देती है। मतलब विदेशी सरकार भी उसको कोई पैसा देती है, गिफ्ट देती है, या फिर उसको कोई पद विदेशी सरकार भी देती है कि हमारे भी ये काम कर दो, तुम हमारे भी इस पोस्ट पे बैठ जाओगे। तो अगर वो भारत सरकार के किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो उसको फिर प्रेसिडेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी वो पोस्ट या फिर वो गिफ्ट स्वीकार करने से पहले। ठीक है, अच्छा। From the above, it is clear that the hereditary titles of nobility like महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सारे थे ना, महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब, ये सारी उपाधियां जो कि जन्म से मिलती थी। यानी राय बहादुर के घर में कोई जन्मा तो फिर वो राय बहादुर मरेगा तो वो जन्मा हुआ बेटा राय बहादुर बन जाएगा। उसने किया कुछ नहीं, कोई एग्जाम पास नहीं किया, बस राय बहादुर बन जाएगा। तो ये सारी की सारी जो जन्म से उपाधियां मिलती थी इनको खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया, एबोलिशन इनका कर दिया गया है। which were conferred by colonial state are banned by article 18 and these are against the principle of equal status to all। और क्यों किया गया? क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को भारत के को इक्वल रखना चाहते हैं, और इक्वल तभी रहेंगे जब सबके नाम एक जैसे होंगे। कोई तो राय बहादुर है और कोई बेचारा चपड़ासी है, तो इक्वल नहीं हो पाएंगे ना। राय बहादुर नाम से वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो भाई सबकी उपाधियां खत्म कर दी जो कि ब्रिटिश अंग्रेज दिया करते थे, है ना, उनको सबको हटा दिया गया। इन 1996 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री।
कई लोग बोलेंगे कि साहब सब उपाधि हटा देगी तो कईयों को भारत रत्न दिया जाता है, कईयों को पद्म विभूषण दिया जाता है, किनको पद्म श्री दिया जाता है, तो क्या ये सही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बिल्कुल सही है। क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई जिसको भी भारत रत्न मिलता है, जिसको भी पद्म श्री मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है ना, तो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता इनको, कि जहां पे भी जाएगा तो नाम, फिर मान लो किसी का नाम, मेरा नाम है शुभम, शुभम शर्मा, है ना। मान लो कल को मैं पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ा देता हूँ, है ना, और भारत सरकार देखती है वाह भाई क्या पॉलिटी पढ़ा दी, बहुत बढ़िया पढ़ा दी, तो इसको भारत रत्न दे दो, है ना। इसको भारत रत्न दे दो, तो फिर मुझे भारत रत्न दे दिया, तो क्या मैं फिर अपने नाम के आगे ऐसे बदल लूंगा अपना नाम, कि फिर मैं ऐसे लिख जाऊंगा भारत रत्न शुभम शर्मा, ऐसे लिखने लग जाऊंगा हर हर डॉक्यूमेंट में, है ना, हर जगह पे। अगर मैंने ऐसा किया ना भाई, मैंने अपने नाम के आगे भारत रत्न शुभम शर्मा ऐसे लिखना शुरू किया ना, तो मेरे से अवार्ड वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि इस अवार्ड की कंडीशन ये होती है कि अपने नाम के आगे इस अवार्ड का नाम नहीं लगा सकते कहीं पे भी। बस वो अवार्ड मिल गया, एक जीके का क्वेश्चन बन गया एक साल के एग्जाम में, और उसके अलावा अपने घर पे ले जाकर रख लो। नाम के आगे ना ही तो तुम पद्मश्री लगा सकते हो, ना ही भारत रत्न लगा सकते हो, ना ही पद्म विभूषण लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये टाइटल तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अवार्ड है, जो कि कोई बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने बहुत बढ़िया पॉलिटी पढ़ा दी, तो मेरे बहुत बढ़िया पॉलिटी पढ़ाने के काम को रिकॉग्नाइज करिए सरकार कि भाई देश में इसने बहुत बढ़िया राजनीति विज्ञान पढ़ाया और लोगों को समझाया, तो इसके लिए इसको भारत रत्न दे दें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं हर कहीं जाऊँ तो मेरे नाम के आगे भारत रत्न लगा के घूमूं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा मैं करूंगा और सरकार को पता चला तो वो वापस छीन लेगी अवार्ड मेरे से। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अलाउ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ? इट रूल्ड दैट दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडिटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी। तो बोलते हैं कि ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये टाइटल में नहीं आते, ये उपाधियों में नहीं आते, क्योंकि आर्टिकल 18 जिन टाइटल की बात करता है वो नोबिलिटी यानी कि जो राजा महाराजे होते थे उनको दिए जाते थे, उन टाइटल की बात करता है। देयरफॉर दे आर नॉट वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 18 एज थ्योरी ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो बोलते कि इन टाइटल से, जो भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण, पद्म श्री, इनसे जो है इक्वलिटी की थ्योरी यानी सबको इक्वल रखा जाएगा भारत में, ये इसका उल्लंघन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरिट तो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए भैया। मेरिट का मतलब क्या होता है कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो समाज के लिए बहुत अच्छे, कई बहुत बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं, पूरी जिंदगी उन कामों में लगा देते हैं। तो जिन लोगों ने पूरी जिंदगी लगाई है, और जो लोग बाकी है जो कि बैठे हैं, कुछ नहीं किया, अपना ही अपना किया जिंदगी भर, तो भाई इस आदमी को रिकॉग्नाइज तो देंगे ना हम कि इसने पूरे समाज के लिए काम किया। ये तो अपने लिए खाया पिया ऐस किया मर गया, इसने पूरे समाज के लिए काम किया भाई। तो इसको हम अगर रिकॉग्नाइज करें तो इसमें कोई भी गलत नहीं है बात, ये इक्वलिटी की थ्योरी का वायलेशन नहीं है, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। However, it also ruled that they should not be used as suffix and prefix to the name of awardee, otherwise they should be forfeit the award। तो ये बोल रहा है कि जो अवार्ड जिसको मिला वो अपने नाम के आगे या पिछू, आगू या पिछू, दोनों साइड में किधर भी भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण ये नहीं लगाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसका अवार्ड छीन लिया जाएगा, ठीक है। और भारत रत्न अवार्ड के बारे में एक जनरल नॉलेज वाला प्रश्न और आ गया कि ये दीज नेशनल अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। 1954 में ये अवार्ड चालू किए गए। द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यूड देम इन 1977। 1954 में चालू किए गए ये अवार्ड, और जनता पार्टी गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे 1977 में उन्होंने बंद कर दिया इनको फिर से, है ना, और फिर वापस चालू कर दिए 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। यानी 1954 में ये सारे अवार्ड चालू होते हैं, 1977 में बंद होते हैं, और फिर 1980 में फिर से चालू हो जाते हैं, और आज तक ये चालू ही है। तो भैया ये हमारा आर्टिकल नंबर हो गया खत्म 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल। और अब आगे जो नई कैटेगरी चालू हो गई, राइट टू फ्रीडम, जिसमें पहला राइट आएगा आर्टिकल 19, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो भैया पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो जैसा मैं कहता हूँ। और ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो नंबर 1 लिखा हुआ है, इस नंबर 1 को दबा के नंबर 1 क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो बिल्कुल करना। और इधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट खोल सकते हो, जहाँ पे मैंने आज तक जो वीडियो बनाई है और फ्यूचर में जो वीडियो बनाऊंगा वो सारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।